ये जो सब्जेक्ट है अकाउंट्स का, हाँ, आप कहीं फाउंडेशन में भी पढ़ा, आप इंटर में भी पढ़ेंगे, फाइनल में पढ़ेंगे, इतना कितना है पढ़ने के लिए। ओके, तो सबसे अच्छी बात मैं आपको बता दूं, कोई धोखाधड़ी नहीं है इसमें। आपने जब स्कूलिंग शुरू करी होगी नर्सरी से, वहीं से शुरू करी ना सबने, तो फिर जब मैथ्स आई तो सबसे पहले क्या सीखा मैथ्स में? हाँ, नंबर लिखना सीखा होगा भाई, 1 से 10 तक। फिर ध्यान पड़ा नहीं, उससे आगे भी होता है 100 तक, फिर पता चला है तो चलता ही रहता है। देन यू स्टार्टेड टू लर्न कि अच्छा एडिशंस भी होता है। फिर नेक्स्ट क्लास में गए, पता चला सब्ट्रैक्शन भी होता है। आपने कहा आप तो सब आ गया। फिर पता चला नहीं, मल्टीप्लिकेशन भी है, डिवीजन भी है। ओके, आपने कहा बहुत। फिर 10 तक आते आते पता चला ये ट्रिग्नोमेट्री भी कुछ होती है। ठीक है। हाँ, मतलब स्पेलिंग याद करने के लिए ट्राई गो नो मी ट्राई। ठीक है, वो नहीं तो स्पेलिंग याद नहीं रहती थी, ट्रिग्नोमेट्री की स्पेलिंग क्या है। ये लो हैं। मैथ्स में तो आपने कहा कि हर स्टेज पे कुछ नया आता गया। अकाउंट्स में 11th क्लास फर्स्ट डे आपको बताया होगा, अकाउंट्स में 2 चीज़ें होती है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। ओके, तो वो एक खुशखबरी है, वो लास्ट तक 2 ही रहेगी। ठीक है, मतलब इसमें कोई वो एडिशन नहीं है। तो होल ऑफ द अकाउंट्स इज जस्ट बेस्ड ऑन 2 थिंग्स, दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट। ओके, तो अगर आप लोग ये डेबिट क्रेडिट को अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है, इवैल्यूएट कर सकते हो, ठीक है, सोच में ला सकते हैं डेबिट क्या करना है, क्रेडिट क्या करना है, देन अकाउंट्स इज़ नथिंग। चाहे कैसा ही चैप्टर आ जाए, कुछ भी आ जाए, हर जगह बस 2 ही चीज़ों से दिमाग लगाना है, वन इज़ डेबिट, अनदर इज़ क्रेडिट, नथिंग मोर। नाउ सिलेबस जहाँ तक है, सीए फाउंडेशन में मोर और लेस काफ़ी कुछ तो 12th वाला ही रिपीटेशन रहता है। एंड व्हाट दे रिक्वायर इज़ एलिमेंट्री नॉलेज कि ओके यू हैव द बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग नोन। सीए इंटर ऑफ कोर्स कुछ नए चैप्टर्स भी ऐड होंगे, ठीक है, स्पेशली कंपनी अकाउंट्स का थोड़ा सा फोकस जो है वो बढ़ेगा। और यहाँ पर भी अपने को जो लेवल चाहिए वो इंटरमीडिएट, मतलब बीच वाला लेवल चाहिए, वर्किंग लेवल चाहिए। एंड सीए फाइनल अगेन जो अकाउंटिंग है, इट रिक्वायर्स एन एक्सपर्ट नॉलेज। ओके, सीए फाइनल में अकाउंट्स वाले सब्जेक्ट का नाम अकाउंट्स भी नहीं है, इट इज़ कॉल्ड एज एफआर, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ओके, नाउ व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव फॉर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, ऑफ नोइंग अकाउंट्स? वैसे तो अपने वो भी डिस्कशन हुआ था सीए क्या क्या कर सकता है। हाँ, बाकी ऑफ द रिकॉर्ड और भी बहुत कुछ कर सकता है, बट अकाउंट्स की ज़रूरत कहाँ कहाँ पड़ने वाली है अगर सीए कर रहे हैं अपन, है जी? वेयर एंड वाई यू विल नीड अकाउंट्स? सपोज आपने कहा मेरे को तो टैक्स प्रैक्टिस में जाना है, तो टैक्स लॉ का नॉलेज चाहिए, तो अकाउंट्स की ज़रूरत पड़ेगी क्या? क्योंकि देखिए टैक्स लगता किस पर है? इनकम पे। इनकम का कैलकुलेशन किसके थ्रू होने वाला है? अकाउंट्स के थ्रू। तो अकाउंट्स तो चाहिएगा ही चाहिएगा। आपने कहा मेरे को ऑडिट में जाना है, तो ऑडिट करनी किसकी है? अकाउंट्स की। तो अगेन यू नीड टू नो अकाउंट्स। ओके, आपने कहा नहीं अपने को तो स्टॉक मार्केट में जाना है, ओके, वी वांट टू गो इनटू रिसर्च, वी वांट टू गो इनटू वैल्यूएशंस। तो अगेन चाहे आपको रिसर्च में जाना है, वैल्यूएशंस में जाना है, ठीक है, कहीं पे भी जाना है, अगेन स्टडी किसकी करनी पड़ेगी? अकाउंट्स की, क्योंकि उसी के बेसिस पे आप वैल्यूएशन डिसाइड करोगे, उसी के बेसिस पे आप ये आइडेंटिफाई करोगे कि ये शेयर का प्राइस ज़्यादा है कि कम है कि क्या है। ठीक है, आपको फिनेंस फील्ड में जाना है, अगेन ठीक है, आपने कहा मेरे को तो बैंकिंग सर्विस में जाना है, ठीक है, लोन देने वाला काम करना है या लोन दिलाने वाला काम करना है, फिनेंशियल सर्विसेज, तो अगेन वो सब भी किसके बेसिस पे मिलते हैं? अकाउंट्स। तो इसलिए अकाउंट्स आप कह सकते हो इज़ द बेस फॉर वॉट एवर द फील्ड अ चार्टर्ड अकाउंटेंट वांट्स टू गो फॉर। अब
आई डिस्कस अबाउट अपने सी ए इंटर का अकाउंट्स का सिलेबस क्या क्या है. ओके, तो ब्रॉडली आई क्लासीफाई द सी ए इंटर सिलेबस इन 3 पार्ट्स. कुछ चैप्टर हैं जो कंपनी अकाउंट से रिलेटेड हैं. ओके, देन वी हैव सम अदर चैप्टर्स एंड द लास्ट पार्ट इज, हाँ जी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. ओके, नाउ कंपनी अकाउंट्स से रिलेटेड आप लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा हुआ है? इश्यू ऑफ शेयर्स पढ़ा होगा, और इश्यू फॉरफीचर वो सब हो गया. इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स सिर्फ एंट्री करना सीखा, या लीगल रिक्वायरमेंट्स भी, DRR एंड ऑल दैट, वो नहीं था. ओके, तो आप समझिए जो इश्यू एंड फॉरफीचर वाला चैप्टर था, आप कह सकते हो आपने पहले ही पढ़ लिया. अच्छा, बैलेंस शीट बनाना भी सीखा होगा कुछ लोगों ने. तो CBSE बोर्ड, कितने लोग CBSE बोर्ड वाले हैं? अच्छा, चलो, अदर देन CBSE वाले कौन कौन है? ओके, सो विच बोर्ड? RBSE बोर्ड. बाकी मोस्टली सब RBSE बोर्ड. RBSE बोर्ड में नहीं है ना शायद. यू हैव बैंक हैं, कंपनी की शेड्यूल 3 वाला फॉर्मेट. ओके, चलिए. सो एनीवेज, तो कंपनीज का थोड़ा बेसिक नॉलेज तो आप लोगों को है. अब CA इंटर का जो हमारा कंपनी अकाउंट्स का सिलेबस है, ओके, उसमें वी डोंट हैव दैट इश्यू ऑफ शेयर्स एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, क्योंकि वो आप लोगों ने पहले पढ़ लिया. हाँ, बट आप ये भी मत समझिएगा अच्छा उसकी ज़रूरत नहीं है. आपने आज तक जो भी अकाउंट्स में पढ़ा सब चाहिएगा. रीज़न, अब आगे के चैप्टर्स में भी कई बार पता चलेगा एक आध एंट्री इश्यू ऑफ शेयर वाली आ गई, कहीं फॉरफीचर वाली आ गई. सो दो इट इज़ नॉट स्पेसिफिकली इन कोर्स. जैसे है ना भाई, डेबिट क्रेडिट आपने सीखा, वो तो लास्ट तक याद रखना ही रखना है. अकाउंट जहाँ ही वहाँ डेबिट क्रेडिट आएगा. तो दैट वे कंपनी अकाउंट्स का जो आपने इनिशियल चैप्टर पढ़ा हुआ है वो अभी भी याद तो रहना ही चाहिए. बट स्पेसिफिकली अपना जो कोर्स कंटेंट है, वी हैव द फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज इन डिटेल. तो फाइनल अकाउंट्स में वही P&L बैलेंस शीट है. ओके, बट विथ मोर फोकस ऑन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ शेड्यूल 3. ओके, देखिए 11-12 में भी आप लोगों ने फाइनल अकाउंट्स किया, फाउंडेशन में भी कुछ फाइनल अकाउंट्स किए होंगे, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म के किए, प्रोप्राइटरशिप फर्म के किए, चाहे कंपनी वाले भी कर लिए, या अगर मैं बात करूँ आप कहेंगे NPO के भी किए होंगे, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के भी. ओके, यहाँ पर भी हम फाइनल अकाउंट्स वापस से कंपनी वाला पढ़ने वाले हैं. बट फोकस जो है, पहले आपका 11-12 फाउंडेशन का फोकस था बैलेंस शीट मिलनी चाहिए. क्या हुआ, मिलती नहीं थी? है जी, या मिलने के बाद ही खुद पे कॉन्फिडेंस आता था हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं, और बाकी मोस्टली तो मिलती ही नहीं थी. नहीं, हाँ, तो अंडरस्टैंड नाउ द फोकस इज़ नॉट कि बैलेंस शीट मिल गई. यहाँ फोकस ये हो जाता है कि जो आपका P&L बैलेंस शीट का कंटेंट है, जो आइटम जिस जगह पे जाना चाहिए था, जिस जगह पे उसका ट्रीटमेंट दिखाना चाहिए था, जितना उसका पर्टिकुलर्स कॉलम में डिटेल भरनी चाहिए थी, वो आपने भरी कि नहीं भरी. तो इम्फेसिस हैज़ चेंज्ड. ओके, इट्स नॉट दैट कि हाँ नेट प्रॉफिट मिला दिया, बैलेंस शीट मिला दी. नो, वो नहीं भी मिला है ना, तो शायद अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है 2 नंबर ही कटेंगे. पर बाकी सब चीज़ें अगर आपने सही जमा के जहाँ लिखनी चाहिए थी वहाँ लिखी है, तो 8 नंबर फिर भी मिल जाएंगे. और आपने सब उल्टा सीधा कर दिया. देखिए, एक नॉर्मल ट्रेडिंग P&L अकाउंट में प्लेसमेंट वाज नॉट नेसेसरी. प्लेसमेंट का मतलब आपको जो खर्चा जहाँ दिखा वहाँ लिखते जाओ. कोई सीक्वेंशियल ऑर्डर तो था नहीं, पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है या किस ऑर्डर में लिखना है, अमाउंट के ऑर्डर में लिखना है. आपने कहा ट्रायल बैलेंस में दिखा, लिख दो, दूसरा दिखा, लिख दो. जबकि कंपनी का जो फाइनल अकाउंट्स है उसमें P&L में कौन सी इनकम, कौन सा एक्सपेंस, बैलेंस शीट में कौन सी एसेट, कौन सी लाइबिलिटी, किस हेडिंग, किस सब हेडिंग में आएगी, वो सारी क्या है, स्पेसिफाइड है. तो दैट इज़ द नॉलेज रिक्वायरमेंट हियर, कि आपको वो अच्छे से आता है या नहीं आता है. उसके बाद कंपनी अकाउंट्स रिलेटेड वी हैव सम मोर चैप्टर्स. वन इज रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, देन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. इशू भी है यहाँ पे, बोनस एंड
राइट इश्यू ऑफ शेयर्स, ओके। तो 11th-12th में आपने कहा हमने भी तो इशू का चैप्टर पढ़ा हुआ है। वो इशू जनरली पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स था, ओके, नॉर्मल इशू। यहाँ पर वी हैव अनदर चैप्टर कॉल्ड एज बोनस एंड राइट इशू। एक शायद चैप्टर आपके फिर से जाना पहचाना आएगा, कितने लोगों ने ये चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ है? बाकी सबके पढ़ा हुआ है? हाँ, सुन लो भाई, आपने जो पढ़ा वो समझ लो 10% था, ठीक है। बाकी अभी पढ़ना है, तो नहीं भी पढ़ा है तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। देन अ चैप्टर ऑन प्रॉफिट लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। कंपनी के बनने से पहले अगर उसका कोई प्रॉफिट लॉस हो, हाँ बिल्कुल नई चीज़ है ना, कंपनी बनी नहीं, उससे पहले उसका प्रॉफिट लॉस, ओके। वो था ना भाई, मुर्गी पहले आई गंडा पहले आया, यहाँ पे तो अलग ही तरह का है। कंपनी बनने से पहले ही उसके प्रॉफिट हो गया या लॉस हो गया। सो वी हैव दिस चैप्टर। तो ये कुछ चैप्टर्स हैं जो हमारे कंपनी अकाउंट से रिलेटेड हैं। आप दूसरे चैप्टर्स, वी हैव अ चैप्टर ऑन इंश्योरेंस क्लेम्स, इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स, branch accounting, department accounting, हायर परचेज। हाँ, फिर एक और आपके जान पहचान वाला चैप्टर होगा शायद, सिंगल एंट्री सिस्टम, ठीक है, जिसका प्रॉपर नेम तो है अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। हाँ, ऐसा नहीं बिल्कुल सब कुछ नया है आपका यहाँ, कुछ तो हमारे जाने पहचाने हैं। देन एएस, कुछ एएस के बारे में जानते हैं भाई आप लोग? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नाम सुना हुआ है? कितने हैं, क्या है, कुछ आइडिया है जी? तो चलो, ये तो मालूम है कि बस जहाँ पे भी आ जाए वहाँ कट कर दो। अब देखिए जी, इंडिया में ओके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी कई तरह के हैं। अपने सीए इंटर के कोर्स में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, दे आर ऑल इश्यूड बाय आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जिसको आप अपना इंस्टीट्यूट कह सकते हो भाई, अपन ने पैसे भरे में तो अपना हो गया वो, ओके। सो तो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू करने का जो अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ भी कह दीजिए, वो आईसीएआई का है। उसके अलावा गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, जिसको हम एमसीए बोलते हैं, ओके। तो उन्होंने भी कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू कर रखे हैं, ओके, अभी थोड़े टाइम पहले। दे आर कॉल्ड एज इंड एएस, ओके। उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के भी कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, दे आर कॉल्ड एज आईसीडीएस, इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स। हाँ, फिलहाल सीए इंटर की मैं बात करूँ तो अपने कोर्स में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, ये वो वाले हैं जो सीए इंस्टीट्यूट ने इश्यू किए हैं, ओके। तो ये अपने को पढ़ने हैं, समझने हैं। और जितने भी स्टैंडर्ड्स इशू किए गए हैं, दे आर हैविंग अ स्पेसिफिक नंबर्स एंड दे कवर अ स्पेसिफिक टॉपिक, ओके। तो AS 1 से शुरू होता है और लास्ट AS 29 तक है, ओके। और हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को कवर करता है। जैसे मैं AS 2 की बात करूं, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, मतलब इन्वेंट्रीज आपका जो है उसकी कॉस्ट का कैलकुलेशन कैसे होगा, उसमें क्या क्या जुड़ेगा, क्या क्या नहीं जुड़ेगा। फिर हम जो कंपैरिजन करते हैं ना, कॉस्ट मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस, तो वो रूल क्या है, किस तरह से उसका कैलकुलेशन करना है। तो सेम वे ये जो अपन कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं,
उसका इंस्टीट्यूट ने स्टैंडर्ड इश्यू कर रखा है AS3 कि ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का फॉर्मेट क्या होएगा, कौन सा आइटम कहाँ पे लिखना है, किस तरह से प्रेजेंटेशन करना है। इवन ये जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स वाला चैप्टर हम करने वाले हैं उसका स्टैंडर्ड बना हुआ है AS13 कि इन्वेस्टमेंट से कॉस्ट में क्या जुड़ेगा क्या नहीं जुड़ेगा, बेचते वक्त प्रॉफिट लॉस का कैलकुलेशन कैसे होगा, ईयर एंड में जो आपके पास इन्वेस्टमेंट्स पड़े हैं उनका वैल्यूएशन कैसे होगा। सो देयर आर मेनी मैटर्स जिनके लिए स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं। ओके, स्टैंडर्ड बनाने का ऑब्जेक्टिव जो है वो बड़ा सिंपल सा है कि अगर कोई स्टैंडर्ड ही नहीं हो तो हर कोई अपनी इच्छा से क्या करेगा, अकाउंट्स में वैल्यूएशंस करना शुरू करेगा, कॉस्ट का कैलकुलेशन करना शुरू करेगा। तो कोई भी दो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो वो सोच के इंस्टीट्यूट जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू करती है कि हर एक एंटरप्राइज को ये क्या करने हैं, फॉलो करने हैं। आप कहेंगे फिर इतने अलग अलग तरह के क्यों, इंस्टीट्यूट भी इशू कर रही है, गवर्नमेंट भी कर रही है, डिपार्टमेंट इनकम टैक्स वाले भी कर रहे हैं। तो इनकम टैक्स के जो स्टैंडर्ड है वो सिर्फ किसके लिए है, इनकम टैक्स की कैलकुलेशन में हेल्प करने के लिए। आप कहेंगे गवर्नमेंट वाले जो हैं वो अपन जब AS आएंगे उस वक्त पढ़ेंगे। ओके, हाँ, गवर्नमेंट ने भी जो ये इंड AS बनाए वो इंस्टीट्यूट ने ही बना के दिए, उन्होंने छाप दिए, मतलब दिस इज़ व्हाट इज़ द स्टोरी। बट उनकी एप्लीकेबिलिटी जो है वो अलग लेवल ऑफ एंटरप्राइजेस के लिए है। और ये वाले जो AS हैं ये जनरल छोटे आदमियों के लिए आप कह सकते हो। ओके, मैं फिर भी क्लैरिफाई कर दूं, जो गवर्नमेंट वाले इंड AS है जिनका नाम क्या है, इंडियन AS। ओके, दे आर एप्लीकेबल फॉर, अगर मैं आज की तारीख में बात करूं, ऑल लिस्टेड कंपनीज जो भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है उनके लिए ये AS नहीं है, ये वाले हैं। और ये 90% क्या 95% सेम ही है, पर फिर भी कुछ रीजंस हैं ये बनाने के। ओके, तो आज की तारीख में सारी लिस्टेड कंपनीज ये फॉलो करती है। कुछ प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज का टर्नओवर क्राइटेरिया है 500 से ऊपर है, 500 करोड़, 500 रुपये नहीं, तो उनको ये फॉलो करना होता है। पर बाकी जो है आपने कहा प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, छोटी कंपनीज, अनलिस्टेड कंपनीज, वो सबको क्या करना होता है, ये वाले AS ही फॉलो करने होते हैं। मतलब एप्लीकेबिलिटी दोनों की है। हाँ, CA फाइनल में जब आप पहुँचोगे, ओके, तो CA फाइनल में ये पढ़ना है। तो आप कहेंगे अच्छा वापस वहाँ जाके नया पढ़ना पड़ेगा, पर अभी मैंने कहा ये और ये दोनों क्या है, 90 से 95% तो सेम है। हाँ, वो अलग बात है कि ये 1 से 29 तक ही है, कम है, ये 40 से ज़्यादा है, तो एक्स्ट्रा और पढ़ने हैं कि उससे रिलेटेड चैप्टर ही हमारे CA इंटर के कोर्स में नहीं है, तो वो CA फाइनल में जा कर के पढ़ने हैं। अब जैसे मैंने कहा इंस्टीट्यूट ने सब्जेक्ट तो तीनों जगह रखा, ऑब्जेक्टिव जो है स्टूडेंट का नॉलेज इंटरप्रिटेशन का और बाकी सब चीज़ों का अलग अलग है। फाउंडेशन में था आपको अकाउंट्स लिखने आने चाहिए, यहाँ पर आप कहेंगे थोड़ी स्पेसिफिक अकाउंटिंग हमने और सीख ली और थोड़ा AS का नॉलेज लेना शुरू किया। और CA फाइनल तो अगर मैं ये कहूँ 80% तो AS ही है, बाकी 10-20% आप कहेंगे अच्छा दूसरे 2-4 चैप्टर भी है। ओके, सो ऑल टुगेदर द वेटेज इज टुवर्ड्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। रीज़न इज सिंपल, आप CA बनने के बाद, ठीक है, इवन इफ अकाउंटिंग फील्ड में भी रहते हो, ठीक है, मान लीजिए आपने कहा मैं तो कंपनी में जॉब करूंगा अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, तो बताइए एज अकाउंट्स डिपार्टमेंट आपका रोल वहाँ पे क्या होगा, क्या काम करोगे, अकाउंट्स लिखने का नहीं, तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में ही हो, आप टैक्स डिपार्टमेंट में नहीं हो, आप फिनेंस डिपार्टमेंट, देखिए कंपनीज में भी कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, ये नहीं कंपनी में जॉब करनी है तो चलो वही एक ही डिपार्टमेंट होता होगा CA के लिए, नो। बड़ी कंपनीज की बात करूँ अकाउंट्स डिपार्टमेंट अलग होता है, टैक्स डिपार्टमेंट अलग होगा, ट्रेजरी या आप कह सकते हो जो फिनेंस डिपार्टमेंट है वो अलग होगा। हर जगह के रोल अलग अलग, इस इवन उनके अंदर भी ऑडिट डिपार्टमेंट होता है विच वी कॉल एज इंटरनल ऑडिट। तो अगर आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट में हो तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में आपके हिसाब से क्या रोल होगा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का? हाँ, रोज अकाउंटिंग करवाना, करना है जी, करवाना किससे?
इंटर्न्स वहाँ कहाँ होते हैं भाई? अकाउंटेंट से। तो अपन भी तो अकाउंटेंट ही है। अपन चार्टर्ड अकाउंटेंट है। अच्छा, जो चार्टर्ड नहीं बन पाए, ठीक है। तो ऑफ कोर्स लिसन, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारा रोल ये नहीं होगा हम बैठ के बुक कीपिंग कर रहे हैं, बैठ के अकाउंट्स लिखवा रहे हैं, कंप्यूटर पे एंट्रियाँ करवा रहे हैं, कर रहे हैं। नो, दैट इज़ नॉट द जॉब। ठीक है, क्यों? कुछ तो बेचारे बीकॉम वालों के लिए या जो सीए नहीं कर पाए उनके लिए भी तो छोड़ना होगा। तो आप कहेंगे फिर हमारा रोल क्या होगा? तो अंडरस्टैंड, हमारा जो रोल है वो एक तो सुपरविजन वाला हुआ कि इस काम सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दूसरा, कंप्लायंस बराबर हो रही है कि नहीं हो रही है, क्योंकि अकाउंटिंग करते वक्त ही दुनिया भर की कंप्लायंस आनी शुरू हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप जब इनकम टैक्स थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़े टाइम बाद उसमें कॉन्सेप्ट आएगा TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। मतलब जब मैं किसी को पेमेंट करता हूँ तो मेरे को इनकम टैक्स का लॉ ध्यान रखना पड़ता है। किसका बिल आया 2 लाख का, पूरा 2 लाख पे करना है, टैक्स काट के पैसा देना है। तो अब वो टैक्स काटना है कि नहीं काटना है, वो टैक्स डिपार्टमेंट तो बेचारा बाद में आएगा, पहले तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाले को ध्यान रखना पड़ेगा। तो वहाँ पे मेरा रोल होगा। और अब मेरा जो मेजर रोल है वो सुनिए भाई, इट इज़ अबाउट final accounts. Okay, preparation of P&L and balance sheet in compliance with the law, in compliance with the accounting standard या Ind AS, whatever is applicable. तो that is the role of chartered accountant. Okay, और अगर मैं बड़े ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, ओके, P&L बैलेंस शीट बनाने का मतलब ये नहीं होता है कि हमने जोड़ मिला दिए, कि वो P&L बैलेंस शीट किसके पास जाएगी। अगर मैं बड़ी कंपनी की बात करूं तो ये P&L बैलेंस शीट बनाते क्यों हैं? व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज़ द नीड, क्यों बना रहे हैं P&L बैलेंस शीट? क्यों टाइम खराब कर रहे हैं? बिजनेस तो चल ही रहा है जी। हाँ, प्रॉफिट कितना कमाया नहीं कमाया पता तो चले। हाँ, तो आपको क्या लगता है जो बिजनेस करता है, ठीक है, उसको आइडिया नहीं होता कितना प्रॉफिट कमा रहा है, या P&L बनाने पे पता चलता है जी? आइडिया होता है? हाँ, मैंने फील कि जो बिजनेस कर रहा है उसको ये तो पता ही होता है मैं कितना प्रॉफिट कमा रहा हूँ नहीं कमा रहा हूँ। नो वन फील्स। एस्टिमेट होता है। तो फिर P&L बनाने का ज़रूरत कहाँ है एक्चुअल पता करने के लिए? हैं जी? सी अंडरस्टैंड, अगर कोई बिजनेसमैन ये कहे कि P&L बनाने पे मेरे को पता चलता है कि मैं प्रॉफिट में हूँ कि लॉस में हूँ, तो आप कहेंगे तो बिजनेस करने के लायक ही नहीं है। ठीक है, P&L शुड नॉट बी द क्राइटेरिया टू डिसाइड कि मैं प्रॉफिट में हूँ कि लॉस में हूँ, क्योंकि बिजनेसमैन का बेसिक क्वालिटी तो यही होना चाहिए कि उसके दिमाग में प्रॉफिट बराबर रहना चाहिए कि मैं ये चीज़ इतने में लाया, इतने में बेच रहा हूँ। ठीक है, रोज़ का रोज़ खरीद रहा है, बेच रहा है, रोज़ पता ही है कितना प्रॉफिट कमा रहा हूँ। ठीक है, P&L बना के एक एग्जैक्ट कैलकुलेशन आ जाती है। ठीक है, उसके बाद एक अप्रॉक्सीमेट फिगर तो होता ही है। P&L बनाने के बाद वो एग्जैक्ट फिगर भी जाएगा, नहीं नहीं उसमें दिन रात का फ़र्क है। मैं तो सोच रहा था इस बार 5 करोड़ का प्रॉफिट होगा, पता चले तो 5,000 का ही है। ठीक है, सो दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। वो आप कहेंगे 1-2 लाख प्लस माइनस हो सकता है। तो दैट इज़ द वे बिजनेसमैन ऑलरेडी नोज हाउ मच ही इज़ अर्निंग, बट स्टिल वी नीड टू प्रिपेयर द अकाउंट्स फॉर मैनी रीजन्स, एग्जैक्ट प्रॉफिट पता करने के लिए। दूसरा सबसे ज़्यादा तो इनकम टैक्स वालों के लिए, वो कहेंगे टैक्स कितना भरना है पहले प्रॉफिट बताओ। और अब बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, मैनेजमेंट अलग है, शेयरहोल्डर्स अलग है। शेयरहोल्डर्स तो वहाँ पे रोज़ डिसीजन ले नहीं रहे हैं, तो शेयरहोल्डर्स को भी तो इन्फॉर्मेशन भेजनी है। और वो शेयरहोल्डर्स कंपनी का इवैल्यूएशन जो करने वाले हैं वो सिर्फ किसके बेसिस पे करने वाले हैं? फाइनल अकाउंट्स। सो दैट फाइनल अकाउंट्स इज़ द ओनली बैरोमीटर, ठीक है, फॉर द शेयर होल्डर्स टू इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। और इसलिए ये फाइनल अकाउंट्स बहुत ढंग से बने हुए होने चाहिए। और ये जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं ना, इनका मेजर रोल जो है वो फाइनल अकाउंट्स को लेकर के है कि शेयर होल्डर को इन्फॉर्मेशन बराबर मिले, एडिक्वेट मिले। ये नहीं P&L बना दिया, बैलेंस शीट बना दिया, खुद जूझते रहो देखते रहो। नो, मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले कहा था, इम्पॉर्टेंस अब अमाउंट कॉलम के बजाय
पर्टिकुलर्स वाले कॉलम पे ज़्यादा है. What information needs to be given to the shareholders that he can understand the financial statements very properly, and that is what is the role of accounting standards, and that is what is the role of a chartered accountant. Okay. चलिए, सीए करने के बाद आपके नौकरी करने की कहाँ पे इच्छा है? अगर नौकरी करने की इच्छा है तो, या प्रैक्टिस में भी जाना है तो किस तरह के क्लाइंट्स आप प्रेफर करेंगे? छोटे छोटे पार्टनरशिप फर्म्स, प्रोप्राइटरशिप फर्म्स, या बिग कॉरपोरेट्स? अभी शर्म मत करो, बोलने में क्या लगता है भाई, हैं जी? कहीं नहीं, कुछ सोचा ही नहीं था तो, या वो चाहता भाई अपने सिर्फ शादी करने की इच्छा ही है, उसके हिसाब से ज्वाइन किया हुआ है? बोलो भाई. पार्टनरशिप फर्म, प्रोप्राइटरशिप फर्म वर्सेस कंपनी. कंपनी में, कंपनी भी कौन सी, अनलिस्टेड, लिस्टेड, हैं जी? तो इच्छा तो यही होती है ना भाई, हाँ लिस्टेड कंपनी, बड़ी सी कंपनी में अपना जॉब हो, या इवन कंसल्टेंसी हो, या क्लाइंट भी मालूम चला, इच्छा तो ये एक रिलायंस होना चाहिए. ओके. सो अब देखो भाई, जैसी इच्छा रखनी है उतनी नॉलेज भी तो रखनी पड़ेगी. तो आपने कहा नहीं नहीं, अपने फाउंडेशन एकदम मजबूत है, ठीक है, हमको एंट्रियाँ करनी आती है, तो सबसे पहले अपना काम वो नहीं है, ठीक है, उसके लिए आप कहेंगे अकाउंटेंट मिल जाएंगे. और आज की तारीख में मैं आपको बता दूं, अगले 5 से 10 साल में बेसिक अकाउंटिंग ख़त्म हो जाएगी, ठीक है. यू हर्ड अबाउट ब्लॉकचेन कॉन्सेप्ट्स, क्रिप्टो तो सब जानते ही हो, जानते हो ना, क्रिप्टो करेंसीज, बिटकॉइन एंड ऑल दैट. तो दैट वर्क्स ऑन अ ब्लॉकचेन कॉन्सेप्ट. और जैसे ही वो ब्लॉकचेन अकाउंटिंग में आ जाएगा, आई फील अकाउंटिंग विल गो ऑफ. ठीक है, आपने जो एंट्रियाँ करनी है सीखी है वो ठीक है, पर वो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर ड्रिवन जब इतना ज़्यादा काम होने लगता है. आज की तारीख में आपको बताऊं, आप लोग सेल्स की एंट्री करते हो, क्या एंट्री करते हो? डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स. आज की तारीख में सेल्स के बिल जो भी जनरेट होते हैं, मैनुअल तो नहीं के बराबर ही है, सब कुछ कंप्यूटराइज्ड होता है. तो सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू बिल जनरेट होता है, जैसे ही उसमें बिल जनरेट होता है ना, ये जो एंट्री अपन बोल रहे हैं ना, ये सॉफ्टवेयर अपने आप कर देता है. ये नहीं अच्छा है बिल जनरेट हो गया बैठ के एंट्री करो. सॉफ्टवेयर का जब बिल प्रिंट निकाला, मैंने पीछे उसकी क्या कर दी है, एंट्री भी कर दी है. तो अंडरस्टैंड, काफ़ी सारी एंट्रीज तो बिजनेस प्रोसेस के साथ ही क्या हो गई, इनबिल्ट. तो इवन रिसेंटली आई वॉज जस्ट व्यूइंग, ICICI बैंक हैज़ कम आउट विद अ मॉड्यूल, ठीक है, कि आप अपने टैली से अपने अकाउंट को क्या कर दीजिए, बैंक अकाउंट को लिंक कर दीजिए, पेमेंट का प्रोसेस डाल दीजिए, किस किस आपके सप्लायर को किस किस दिन पेमेंट होना चाहिए, वो टैली में फीड कर दीजिए, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली बैंक के साथ इंटीग्रेट होकर उस दिन उसका पेमेंट भी हो जाएगा. मतलब समझिए, अकाउंटिंग एंट्री विल इनिशिएट द पेमेंट ऑल्सो. तो ये जैसे जैसे और बढ़ता जाएगा, आप कहेंगे अकाउंट्स का काम तो आदमी रखने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो सब कुछ अपने आप हो रहा है. तो हमारा जो रोल है वो यही तो है कि फिनेंशियल रिपोर्टिंग बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए. कितने लोगों ने लिस्टेड कंपनीज़ की फाइनल अकाउंट्स देखे हुए हैं, जिसका नाम होता है एनुअल रिपोर्ट? जैसे आप लोगों के भी रिपोर्ट कार्ड होता है ना हर साल का, तो किसी घर पे आते हो, वैसे आजकल प्रिंट का काम ही मोर और लेस ख़त्म हो गया, मेल पे ही आता है. सो अगर बड़ी कंपनीज़ की मैं एनुअल रिपोर्ट की बात करूं, ठीक है, 200-300 पेज की होती है, और 200-300 पेज में से फाइनल अकाउंट्स तो 60-70 पेज के ही होते हैं. हाँ, 60-70 पेज के फाइनल अकाउंट्स. आपने कहा इतना क्या, इतना बड़ा P&L अकाउंट होता है क्या? यस, P&L, बैलेंस शीट, कैश फ्लो और नोट्स और डिटेल, ठीक है, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, ऑडिटर्स रिपोर्ट, सब मिला करके 50-60 पेज हो जाते हैं. पर बाकी के 150-200 पेज जो हैं, दे हैव वेरियस अदर इन्फॉर्मेशन, ताकि शेयरहोल्डर अच्छे से समझ सके कि मैंने जिस कंपनी में पैसा लगा रखा है उस कंपनी में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है. उसके बेसिस पे वो डिसीजन ले सके कि कंपनी में उसको इन्वेस्टेड रहना है या निकल जाना है, या नया इन्वेस्टर है उसको आना है कि नहीं आना है. सो इम्फेसिस जो है, अगर हम यहाँ पे भी बात करूँ, ये कंपनी अकाउंट्स के देख लीजिए, सबसे ज़्यादा चैप्टर्स हैं. AS का इम्फेसिस भी वापस किसकी तरफ है, कंपनी की तरफ. और अब आप CA फाइनल में पहुँच गए, तब तो इच्छा और मजबूत हो जाती है, अब तो बड़ी कंपनी तक पहुंचना ही पहुंचना है. तो दैट इज़ वाई यू नीड टू स्टडी इट. वहाँ पे अगर ये नहीं पढ़ोगे तो फिर CA करके यू विल नॉट बी जॉब रेडी. कंपनी वाला कहेगा लेके करूँगा क्या, तुमको IND AS नहीं आते, वो नहीं आते. और CA फाइनल में IND AS अच्छे से तभी आ पाएंगे
जब यहाँ पे आप एएस अच्छे से करके जाओ। नाउ सारे के सारे एएस ग्रुप 1 के कोर्स में नहीं हैं। ओके, दे आर सेलेक्टेड बेसिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो अकाउंटिंग से रिलेटेड है, ठीक है, वो ग्रुप 1 में रखे हुए हैं। फिर आपके ग्रुप 2 में रिमेनिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। उसके बावजूद कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 5-6 ऐसे हैं जो सीए इंटर के सिलेबस में ही नहीं हैं, वो स्पेसिफिकली सीए फाइनल के लिए ही छोड़े हुए हैं, क्योंकि उससे रिलेटेड चैप्टर्स भी जो है वो सीए फाइनल के कोर्स में हैं। पर ध्यान दीजिए, ये एक एरिया ऐसा है जहां अपने को बहुत अच्छी नॉलेज रहनी ही चाहिए। ओके, मतलब अगर नई लर्निंग की बात करूं तो वो आपके लिए क्या होगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब हमारा जो एग्ज़ाम का पेपर पैटर्न है, फाउंडेशन में क्या हुआ करता था, कितने नंबर का था भाई अकाउंट्स? 100 नंबर का। कितने क्वेश्चन? 6 क्वेश्चन आते थे। उसमें से करने कितने होते थे? उसमें से पहला कंपलसरी, बाकी 5 में से कोई 4, हर क्वेश्चन 20 नंबर का, बराबर। सेम पैटर्न इज देयर, ओके, फॉर सी इंटर ऑल्सो। क्वेश्चन 1 इज कंपलसरी, क्वेश्चन 2 से लेकर के 5, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। ओके, हाँ, क्वेश्चन 1 जो आता है सी इंटर में, इट इज ऑलवेज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। भाई सिंपल देखो भाई, एएस किसने बनाए? आईसीआई ने, ठीक है, एग्ज़ाम भी आईसीआई का, मतलब अब वो होम प्रोडक्शन ही काम नहीं लेंगे, बाकी सब चैप्टर तो बोरोड हैं, ओके, दूसरों के हैं। तो क्वेश्चन 1 इज फ्रॉम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ग्रुप 2 की बात करें, एडवांस अकाउंट्स, क्वेश्चन 1 इज अगेन फ्रॉम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ओके, हाँ, अब क्वेश्चन 1 जो आता है 20 नंबर का, उसमें 5-5 मार्क्स के 4 सब पार्ट होते हैं, ठीक है, तो 5 मार्क्स इंटू 4 क्वेश्चंस, तो इट कवर्स 4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ओके, तो 4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कवर होते हैं सिर्फ पहले ही क्वेश्चन में। आपके कुछ 7-8 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोर्स में हैं, ओके, तो उसमें से समझ लीजिए 4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सीधा क्वेश्चन नंबर 1 में ही आ जाते हैं। क्वेश्चन 2 से लेकर के 5 तक, हाँ, दीज हैव ऑल दीज चैप्टर्स, ओके, और इसमें 20 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है, 10 + 10 मार्क्स के 2 क्वेश्चन हो सकते हैं, 12 + 8 आ जाता है, 15 + 5 आ जाता है, किसी भी कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन आ सकता है। ओके, मतलब सीधा 20 नंबर का एक ही क्वेश्चन, बहुत कम आता है, ज़्यादातर 10-10 नंबर के 2 क्वेश्चन, या 12-8, 15-5 जैसा भी है। तो दैट इज़ द वे द क्वेश्चंस आर आस्क्ड। लास्ट क्वेश्चन जो है 6, अगेन इसमें 5-5 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से कोई 4 ही करने होते हैं। इसमें भी कई बार एक क्वेश्चन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का आ जाता है, ओके, बाकी के दूसरे चैप्टर्स में से आ जाते हैं। तो अब अगर ओवरऑल सिलेबस का कवरेज में बात करूं, ओके, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 4 इधर आ गए, 5 इधर आ गए, नहीं सॉरी 5वां इधर आ गया, मतलब 5 क्वेश्चन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में से, मतलब मिनिमम 20 मार्क्स का वेटेज हो गया, और इट कैन गो अप टू 25 मार्क्स। बाकी के चैप्टर्स, हाँ, 6 चैप्टर ये हैं आपके, और इधर कितने हैं भाई? ठीक है, 6, टोटल कितने चैप्टर हुए? 12 चैप्टर्स। अब मान लीजिए 10-10 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन है ये? 2 से लेके 5 तक 4 क्वेश्चन हुए, 4 × 2 8 चैप्टर हो गए, और इसमें एक एएस वाला छोड़ दो, एक एएस से रिलेटेड एक चैप्टर और है, फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंट्स, अकाउंटिंग फ्रेमवर्क, ठीक है, उसमें उसका क्वेश्चन भी एक यहाँ पे आता है, तो 2 अलग कर दीजिए, पीछे 3 और बचे, ठीक है, तो कितने चैप्टर हो गए भाई? चैप्टर है कितने कोर्स में?
मान के चलिए आपका 80 से 90% कोर्स जो है वो एग्ज़ाम में कवर होगा। आपने सोचा या 2 चैप्टर रहने देना, तो मान के चलिए कुछ ना कुछ तकलीफ़ होगी। अच्छा, तकलीफ़ कई बार आपने कहा मैं सिर्फ एक चैप्टर छोड़ के जाऊं, तो मान लीजिए आपने एक चैप्टर छोड़ दिया, ये 10 नंबर का आया, और इसके साथ वाला 10 नंबर एकदम आपका फेवरेट वाला था, ठीक है, उसको भी कुर्बानी देनी पड़ेगी फिर। ओके, सो हाँ, ये बताने का ऑब्जेक्टिव ये था कि रोज़ क्लास में आना है, ठीक है, रोज़ पढ़ाई करनी है, ठीक है, हर एक चैप्टर को कवर करना है, ठीक है। हाँ, आप कहीं कह रहे अपने को 100 नंबर थोड़ी लाने हैं। हाँ, कितने लाने हैं? लाने ही नहीं है। हाँ भाई, तो चलो अब आज थोड़ा टारगेट भी पूछ लिया जाए कि अकाउंट्स में आपके हिसाब से कितने नंबर लाने चाहिए, मतलब लाने क्या चाहिए, कितने आएंगे आपको क्या लगता है? हाँ, ये तो समझ में आ गया ना भाई? ओके, बोलो भाई फटाफट। अकाउंट्स हैं जी, कितने? 80 प्लस लाने? ओह ग्रेट। हाँ, चलो एक काम करते हैं, वी गो द रिवर्स वे। अच्छा, आप लोगों ने 12th तो हुई नहीं ना? हाँ, तो वो भी कोई क्राइटेरिया नहीं है, फिर भी कोई स्कूल वालों को एक आध एग्ज़ाम लिया था क्या? हैं? कहाँ, घर से ही दिया होगा, कार्टल बना करके? हैं, ऐसा नहीं था। चलिए फाउंडेशन का बेंचमार्क लेते हैं, तो कितने लोगों के 80 प्लस आए भाई? कितने लोगों के 70 to 80 आए? अच्छा, 70 से 80 में काफ़ी जने थे। चलिए 60 to 70, ओके, 50, 50 से 60 के बीच में थे, ओके। अब फाउंडेशन में मान लीजिए आई टेक अ बेंचमार्क कि 70 मार्क्स आपने स्कोर किए, ओके, 60 से 70 मार्क्स के बीच में, तो उसको देखते हुए इंटर में क्या लगता है? अच्छा, यस कितने आ सकते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू स्कोर मोर देन 90 इन फाउंडेशन? मोर देन 90? चलो बधाई हो भाई। हाँ, कितने लोग बताए 100 में 100 भी आ सकते हैं? सीए में हैं जी? नहीं आते होंगे, इंस्टीट्यूट देती है क्या 100 में से 100? हैं? देखिए, सीए की बात करूं, ऑफ कोर्स 100 आउट ऑफ 100 इज़ पॉसिबल इन अकाउंट्स, ठीक है, स्टूडेंट्स के आए भी हैं। जहाँ तक मेरा पर्सनल स्कोर था, फाउंडेशन इट वाज 90 मार्क्स, सीए इंटर इट वाज 92 मार्क्स, सीए फाइनल इट वाज 94 मार्क्स, ओके। वो रैंक तभी तो इम्प्रूव हुई ना भाई। हाँ, ओवरऑल परसेंटेज मेरा हर बार सेम था, 69%, फाउंडेशन इंटर फाइनल, ठीक है। हाँ, पर जनरली बाकी लोगों के मार्क्स कम हो जाते हैं ना, तो रैंक अपने आप इम्प्रूव हो गई। हाँ, मेरे स्टूडेंट्स की बात करूं तो 100 आउट ऑफ 100, 100 आउट ऑफ 99, ठीक है, 97 people have scored. 100 out of 100 were only 2 students last 24 years, क्यों कहीं ना कहीं 1-2 नंबर तो कट ही जाते हैं। और 100 आउट ऑफ 100 आने का कारण भी एक और होता है, ठीक है, वो बाद में बताऊंगा। दैट इज़ कई बार अपवर्ड स्केलिंग होती है ना, तो किसी के 96 आए हुए हैं पहले से, इंस्टीट्यूट ने कहा 5 नंबर और सबके बड़ा हो भाई, रिजल्ट बहुत कम है, ठीक है, तो फिर वो 100 पहुँच जाता है। बट अदरवाइज आई कैन से कि 90 प्लस इज़ ऑलवेज पॉसिबल, पर वो 90 प्लस तब भी आएगा जब प्रिपरेशन पूरी 100% की हो, क्योंकि एक आध चैप्टर कब धोखा दे दे, कब एग्ज़ाम में अपने साथ विश्वासघात हो जाए, ठीक है। सो
और सबसे बड़ा विश्वासघात जो होता है ना, वो ये नहीं होता है कि अरे मेरे को ये आता ही नहीं है, वो 3 घंटे पूरे हो गए। ओके, द प्रॉब्लम ऑलवेज विथ मोस्ट ऑफ द पीपल विल बी टाइम मैनेजमेंट। ओके, और मैं तो फर्स्ट डे से ही जैसे जैसे अपने चैप्टर लेते रहेंगे मैं आपको बताता जाऊंगा, हाँ ये थोड़ा सा ध्यान रखना भाई। मीन्स इन द सेंस आई विल कीप ऑन टेलिंग यू कि ये चैप्टर में से जैसे क्वेश्चन है, ये जनरली 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, 10 मार्क का आता है, ये भी 10 मार्क्स, ये 5 से 10 नंबर का, ये भी 5 से 10 नंबर का, ये 10 से 20 नंबर का। हाँ, अब ये ध्यान में क्यों रखना ज़रूरी है, आपका पेपर कितने मार्क्स का है? 100 मार्क्स। कितना टाइम मिलता है? 3 hours इज 180 minutes। तो 1 mark इज 1.8 minutes। 10 मार्क का मतलब क्वेश्चन 18 मिनट में ख़त्म होना चाहिए। देखिए सीए कर रहे हो, बीकॉम नहीं कर रहे हो, तो अनलेस एंड अनटिल यू हैव अ वेरी प्रॉपर प्लानिंग एंड द वे आउट कि ओके ये चैप्टर का क्वेश्चन ऑन एवरेज, ठीक है, 18 मिनट में ख़त्म होना चाहिए। 18 का 20 लग सकता है, 16 हो सकता है। हाँ, कभी आपको लगा अगर मैंने तो 10 मिनट में ही कर लिया, बहुत खुश मत होना, इसका मतलब 5 नंबर के लायक ही होगा। ओके, तो दैट वे यू नीड टू प्लान एंड मैनेज। मीन्स जब आप होमवर्क करते हो ना, हाँ क्लास वर्क में आप मेरा रेट मारना मत शुरू कर देना, सर देखो आपके तो आधा आधा घंटा लग गया सॉल्व कराने में। मेरा ऑब्जेक्टिव वहाँ पे सिखाना भी है और सॉल्व भी करना है। पर घर पे जब आप होमवर्क करते हो, ठीक है, ये टाइम मैनेजमेंट के साथ में आप होमवर्क करने की आदत डालो, तो अपने आप शुरू से क्या होगी, स्पीड बिल्डअप होगी एंड दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन एग्ज़ाम्स। अब हाँ वापस आते हैं भाई अपने 70 नंबर, ठीक है, ये तो सब लोग मिनिमम टारगेट बना लो कि इससे कम तो लाने ही नहीं है। और एक चीज़ आपको सच सच बता दूं, अगर सीए इंटर में सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सबसे कम मेहनत में कोई सब्जेक्ट है तो वो यही है। मैं टैक्स आपके लिए नया है, ओके, और वो समुंदर है, ठीक है, आप कितना ही तैर लो, ठीक है, कौन आने वाला नहीं, मतलब 100 नंबर आने वाले नहीं हैं। हाँ, और टैक्स में भी दो हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और उसका जो कंटेंट है अगर डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट, ठीक है, वो मेरा अकाउंट्स और कॉस्टिंग दोनों को मिला लो उतना है। मतलब मेहनत तो करनी है 200 नंबर की और मिलने कितने हैं 100 नंबर। तो दैट वे इट विल रिक्वायर द हाईएस्ट एफर्ट्स और उसमें इतने मार्क्स आने वाले नहीं हैं। जबकि इस सब्जेक्ट में आपके साथ एडवांटेज क्या है, एक तो 2-2.5 साल से पढ़ रहे हो, काफ़ी चीज़ें आती है। हाँ, डेबिट क्रेडिट तो आता ही है, वो आता है तो बस आगे की चिंता नहीं, हर सब्जेक्ट हर चैप्टर अपने आप हो जाएगा। और लीस्ट मेहनत से 70+ आराम से स्कोर किया जा सकता है। और पास होने की गणित तो आपको पता ही है, ठीक है भाई। इंस्टीट्यूट ने कह रखा है कि पेपर 1, 2, 3, 4 फर्स्ट ग्रुप की बात करूँ, अकाउंट्स, फिर कॉस्टिंग, फिर टैक्स। इंस्टीट्यूट कहती है मैक्सिमम मार्क्स जो आप ला सकते हैं, हाँ इससे ज़्यादा नहीं देगी इंस्टीट्यूट। हाँ, आपने तो 120 नंबर का पेपर आता है, पूरा ही सॉल्व करके आ जाऊँ तो क्या होगा? हाँ, मना नहीं उसका भी, आपकी इच्छा हो गई, मैं फ्री बैठा था, अच्छा वही क्वेश्चन करके आ गया। हाँ, तो इंस्टीट्यूट से हाँ कौन से चेक होंगे भाई? फर्स्ट 5, हाँ बेस्ट 5 नहीं, फर्स्ट 5। तो मैक्सिमम इज़ 400, हाँ मिनिमम हाँ जी यही है। हाँ। देखो जी, अपने सीए के फुल फॉर्म का ही सारे सुने होंगे ना आप लोगों ने, चार्टर्ड अकाउंटेंट तो ये, और क्या क्या सुना है जी? कम अगेन, हाँ मैं तो कहता हूँ सर्टेनली अचीवेबल। देखो जैसी सोच रखोगे वैसा होगा। मैं आपको एक और बता दूँ और एक और फुल फॉर्म होता है कंप्लीट एडजस्टमेंट। भाई
कई लोग ये कहते हैं ना सीए के पास जाना है क्यों, थोड़ा एडजस्टमेंट करवाना है। ओके, तो हमारे यहाँ सब तरह के एडजस्टमेंट किए जाते हैं, वैसा वाला। वो एक जोक है कि 2 और 2, ठीक है। मैथ्स वाले से पूछा, उसने कहा 2 और 2 4 होंगे। साइंस वाले को पूछा, उसने कहा पास पास में रखोगे 22 हो जाएंगे। सीए से पूछा तो उसने कहा आपको कितना चाहिए होता बना देंगे। ठीक है, तो ये सीख इंस्टीट्यूट यहीं से देती है कि 40 40 40 और 40 160 नहीं होता, कितना होता है 200 होता है। आपको कैसे 200 करना है वो आप जानो। तो अंडरस्टैंड, राइट फ्रॉम टुडे यू नीड टू टारगेट। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा देखिए बाकी सब में 40 ही आएंगे, आप टैक्स में मेहनत करिए 75 80, उसमें भी लोग लाते हैं, बट ऑन एन एवरेज 60 पे गाड़ी रुक जाती है, ठीक है। कई लोगों की 50 पे रुक जाती है, कई लोग 40 50 के बीच में ही रहते हैं। बट दिस इज़ द सब्जेक्ट वेयर यू नीड टू हैव अ मिनिमम टारगेट ऑफ 70 मार्क्स, कि 70 से 80 नंबर तो मेरे को लाने ही लाने हैं। ओके, तो वो आपको फिर क्या करेगा, बैलेंस आउट करने में हेल्प करेगा कि चलो यहाँ पे कम भी आ गए, कम भी आ गए तो भी अपना, ठीक है, गाड़ी रुकना नहीं चाहिए। और वैसे तो ये 200 का दिमाग से भूत निकाल दो। मैं शायद परसों भी कहा था, तकलीफ़ सीए में एक ही है। आज तक आपने जब भी पढ़ाई करी कभी मन में ये नहीं आया कि मैं फ़ेल होऊंगा क्या। 12वीं में 10वीं में कहीं पे भी मन में ये तो डर नहीं था इतने सालों में कि मैं कहीं इस बार वापस रिपीट तो नहीं करना पड़ेगा, एक अटेम्प्ट तो और नहीं लग जाएगा, ठीक है। सीए में आते ही मन में ही आ जाता है, और जब मन में आता है ना तो कहीं ना कहीं उसका इफ़ेक्ट भी आता है, ठीक है। आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ द थ्योरी कॉल्ड एज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप लोगों ने अगर बुक पढ़ी हो, रेंडा बर्न द सीक्रेट, ओके, तो उसने उसमें एक्सपीरियंस किया ना, आई हैव माई सेल्फ एक्सपीरियंस लॉट ऑफ टाइम्स। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इट सेज, आप जैसा सोचते हो वैसा होता है। यू थिंक गुड, गुड हैपन्स, यू थिंक बैड, बैड हैपन्स, और सबसे खास बात, यू थिंक बैड शुड नॉट हैपन एंड बैड हैपन्स। कि ऊपर वाला क्या है ना, आप जो भी बोलते हो ऊपर वाले के यहाँ क्या है, सब पॉजिटिव एनर्जी है। आपने मन में अरे मैं फेल नहीं हो जाऊँ, ऊपर वाला कहता है ये नहीं किंतु परंतु हटा के सुनाओ भाई, ठीक है। हाँ जी, तो आवाज़ क्या निकली कि मैं फेल हो जाऊँ, कहता तथास्तु, ठीक है। दूसरा तरीका भी है सोचने का भाई कि मैं पास होऊंगा, सोच सेम ही है, मैं फेल नहीं हो जाऊं और मैं पास होऊंगा, बट समझिए एक में पॉजिटिव एनर्जी और एक में नेगेटिव एनर्जी है। सो आप जिस डर के बारे में ज़्यादा सोचते हो फिर वो चीज़ होती है, और आप पॉजिटिव सोचते हो पॉजिटिव होगा, ठीक है। कभी ऐसा हुआ है कोई एक चैप्टर पढ़ के नहीं गए हों और उसका क्वेश्चन, हाँ पहला क्वेश्चन ही वही होता है, आपने कहा बस मेरे से दुश्मनी निकालनी थी। रीज़न वाई इट हैपन्स कि जो चैप्टर आपने नहीं किया हुआ है, ठीक है, वो दिमाग में घूमता रहता है, मन में डर, अरे ये क्वेश्चन नहीं आ जाए, ये नहीं आ जाए, अब इतनी माला जप रहे हो आप, ये नहीं आ जाए नहीं आ जाए, ऊपर वाला बस वो नहीं हटा के सुनता जा रहा है कि नहीं बहुत भक्ति भाव है इसमें, तो ठीक है टिकाओ इसको। एंड इफ़ एनी वन हैज़ एक्सपीरियंस अ रिवर्स थिंग, पढ़ते वक्त यार इस बार लगता है ये क्वेश्चन तो आना चाहिए, ठीक है, दैट हैज़ हैपन्ड विथ मी मैनी अ टाइम्स, ठीक है। इवन वाइल टेकिंग अ क्लास मैनी अ टाइम्स लास्ट में बोलता हूँ मेरे को लगता है इस बार ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब वो जो एकदम कॉन्फिडेंस वाली फीलिंग होती है ना, तो यू फाइंड दैट क्वेश्चन दैट चैप्टर इन द एग्ज़ाम, क्या हाँ मेरे को लग रहा था इस बार ये आएगा ही आएगा, ठीक है, इस बार तो पक्का लग रहा है ये क्वेश्चन आएगा। सो दैट वे द थॉट प्रोसेस हैज़ अ बिग रोल टू प्ले। तो मन से डर निकालो, 50% वाला भूत दिमाग से निकालो। आज तक 50% नहीं लाए थे, उससे बेटर ही लाए थे, ठीक है, 80 90, ठीक है, 100% तक लाए थे। वही थॉट प्रोसेस रखिए, पास होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। और मेरा वाला थ्योरी रखो, पास होने का नहीं सोचना है, रैंक लाने की सोचनी है। और जब रैंक लाने की सोचोगे पास तो अपने आप ही होंगे, ठीक है। और जब रैंक लाने की सोचोगे ना तो पढ़ाई भी उसके हिसाब से करनी पड़ेगी, नहीं मैं बस खाली सोचता ही हूँ,
एग्जीक्यूशन तो पड़ोसी करता है। ओके, सो मीन्स एवरीथिंग नीड्स टू बी कवर्ड। ठीक है, 100% आपको अपना डेडिकेशन देना है, एफर्ट्स देने हैं, रिजल्ट अपने आप आएगा। ये तो नहीं है ना भाई सब लोग फेल ही होते हैं, पास भी तो होते ही हैं, और पास तभी होते हैं, रैंक तभी आती है व्हेन यू हैव अ डेडिकेशन टू द फुल एक्सटेंट। मेरे सब्जेक्ट में आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, लीस्ट एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा मार्क्स आएंगे, क्योंकि सबसे पहले तो ये 100% प्रैक्टिकल है, थ्योरी नाम का कुछ भी नहीं है। हाँ, आप कहेंगे एएस है ना, एएस भी अपन जब करना शुरू करेंगे आप कहेंगे अच्छा इतनी सारी कैलकुलेशन ही करनी है क्या? क्वेश्चन कई सारे एएस तो क्वेश्चन सॉल्व करने जैसा ही है। जैसे आपको मैंने कहा इन्वेंट्री की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, तो ये जोड़ना है कि नहीं जोड़ना है, तो वो सब कैलकुलेशन ही इन्वॉल्व हुई। ठीक है, सो दैट वे कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो प्योरली प्रैक्टिकल ही है, कुछ में ऑफकोर्स थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, पर एग्जाम में क्वेश्चन ये नहीं आता डिफाइन AS2, अब आप पूरी रामायण उसकी लिख के आ जाओ। नो, एक थ्योरी का क्वेश्चन भी होगा तो इट विल बी अ केस स्टडी कि कंपनी का ये सिचुएशन है, कंपनी ने ये ट्रीटमेंट किया है, कमेंट वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट। तो आपको एएस का रेफरेंस देते हुए उसका क्या करना है, जवाब लिखना है। सो एज सच इट्स नॉट थ्योरी। हाँ, बट अगर थ्योरी इसको मान भी लें तो आप कह सकते हैं ठीक है एएस में वो भी 25 नंबर में से 10 नंबर समझ लो आप कहेंगे थ्योरी वाला है, बाकी ये जितने भी चैप्टर्स हैं, हाँ, क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि बोनस इशू क्या होता है। अब भाई ये क्यों पूछने का, जब आप क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर, आप अगर उसकी एंट्रियाँ कर सकते हो, बाकी सब चीज़ें कर सकते हो, इसका मतलब आपको पता ही है कि वो होता क्या है। सो दैट वे इट्स ऑल प्रैक्टिकल। और प्रैक्टिकल का एक फ़ायदा क्या होता है, सीए के एग्ज़ाम में स्टेप बाय स्टेप मार्क्स होते हैं। हाँ, अब ये गलतफहमी भी निकाल देना कि लास्ट में आंसर गलत आया तो 0 नंबर मिलते हैं, नथिंग लाइक दैट। कल परसों मैं आपको आंसर की बताऊंगा इंस्टीट्यूट की। ठीक है, कि किस तरह से इवैल्यूएशन होता है, इंस्टीट्यूट किस तरह से आंसर्स फ्रेम करती है, स्टेप बाय स्टेप मार्किंग के इंस्ट्रक्शंस एग्जामिनर्स को क्या होते हैं एंड ऑल दैट। सो इट्स ऑल स्टेप बाय स्टेप मार्किंग। तो जितने स्टेप्स आपके सही हैं आपको उसके मार्क्स तो मिलते ही मिलते हैं। तो भले ही आपने पीछे से जाके गड़बड़ कर दी, कोई बात नहीं, आधा सोल्यूशन सही था, आपको वहाँ तक के मार्क्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ओके, सो दैट इज़ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। हाँ, अब आप कहेंगे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हमारे कौन कौन से हैं, तो देखिए अकाउंट्स इज़ ऑल टुगेदर प्रैक्टिकल, कॉस्टिंग इज़ अगेन प्रैक्टिकल। ठीक है, टैक्स भी आधा प्रैक्टिकल ही है, वो लॉ का एप्लीकेशन है भाई। ठीक है, कैलकुलेशन तो वहाँ पे टैक्स ही करनी है, तो है तो मैक्स ही वापस तो प्रैक्टिकल ही है। ठीक है, जीएसटी आप कह सकते हो थोड़ा थ्योरेटिकल कंटेंट ज़्यादा है, बट स्टिल इट विल बी हाफ प्रैक्टिकल हाफ थ्योरी। और लॉ थ्योरी है, हाँ, बट अगेन लॉ भी क्वेश्चन एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आता है कि भाई ये समझा दो, वो नहीं, केस स्टडी टाइप ये है, इसके हिसाब से क्या होना चाहिए। एंड अगर सेकेंड ग्रुप की भी बात करूँ तो यह एडवांस अकाउंट्स विच इज़ अगेन प्रैक्टिकल, एफएम एंड इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स थ्योरी हो गया बट एफएम इज़ प्रैक्टिकल। हाँ, ऑडिट और ईआईएस ये वापस से आपके क्या हैं, थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स हैं। ओके, तो इंस्टीट्यूट ने बैलेंसिंग करने की कोशिश करी है, हाँ, बट फिर ओवरऑल फर्स्ट ग्रुप में प्रैक्टिकल का कंटेंट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ग्रुप 2। ओके, बट स्टिल प्रैक्टिकल में स्कोर करना ज़्यादा इजी होता है एज़ कम्पेयर टू थ्योरी। हाँ, बट स्टिल आई विल से कुछ लोगों का थ्योरेटिकल पार्ट स्ट्रांग होता है, कुछ लोगों का प्रैक्टिकल पार्ट स्ट्रांग होता है। ओके, तो जिनका थ्योरी स्ट्रांग है वो थ्योरी में ज़्यादा नंबर लाने का कोशिश करें, बट फिर भी ये मान के चलिए प्रैक्टिकल में अगर 40 नंबर लाए तो वो 200 की गणित बैठने वाली नहीं है। प्रैक्टिकल में भी 50+ तो लाने ही लाने पड़ेंगे, क्योंकि थ्योरी में आप कितना ही अच्छा कर लीजिए, ठीक है, वो 80 नंबर लाना बहुत मुश्किल काम रहता है। वहाँ पे भी आप कहेंगे हाँ 60+ पहुँच जाएंगे, बट थ्योरी में भरोसा नहीं है ना, कल कोई एक आध भी क्वेश्चन ऐसा आ गया समझ में ही नहीं आया, जबकि अकाउंट्स में ऐसा कभी नहीं होगा। आप कहेंगे ऐसा क्वेश्चन है हमको तो पता ही नहीं चला कौन से चैप्टर से, दैट इज़ नेवर गोइंग टू हैपन अगर सारे चैप्टर पढ़े हुए हैं। और अपना जो कंटेंट है वो इतना फास्ट है कि आपको कभी ये तो होगा ही नहीं कि अरे ये कैसे सॉल्व करना है, को समझ ही नहीं आ रहा है। ठीक है, एवरीथिंग वुड बी डैम ईजी, दैट इज़ व्हाट इज़ माई कॉन्फिडेंस। क्योंकि मैंने जो मेरे नोट्स बनाए हुए हैं इट कवर्स 100% ऑफ द स्टडी मटेरियल, पास एग्ज़ाम्स, दूसरे एग्ज़ाम्स, नॉट ओनली इंडिया, आउटसाइड इंडिया। ओके, तो
टफेस्ट लेवल ऑफ क्वेश्चंस भी डाले हुए हैं, जितने भले एग्ज़ाम में आते नहीं हैं, भले आपको लगता होगा यूँ इतनी माथापच्ची कर रहे हैं, पर इंस्टीट्यूट का बाई चांस एक क्वेश्चन भी टफ पूछने का मूड हो जाए तो अपने तो 100 नंबर की तैयारी पूरी चाहिए। और पहला पेपर है ना, दैट डिसाइड्स कि बाकी के 3 देने हैं कि नहीं देने हैं। ओके, सो इसलिए तैयारी तो पूरी करनी ही पड़ेगी। तो ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई है। इंस्टीट्यूट ने अब आप लोगों के लिए बहुत आराम कर दिया है, किस किस चैप्टर का कितना वेटेज है मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक बॉल पार्क फिगर हैज़ बीन गिवन कि कंपनी अकाउंट्स का 35 से 40% का वेटेज है, इसका 25% तक का वेटेज है, इनका ये वेटेज है। तो मोर और लेस इंस्टीट्यूट हैज़ डिवाइडेड। ठीक है, आज से 5 साल पहले तक ऐसा सिस्टम नहीं था, कौन से चैप्टर में से कितने भी क्वेश्चन कितने भी नंबर का आ सकता है। बट नाउ दैट इज़ टू अ ग्रेट एक्सटेंट ईज विथ ऑल द सब्जेक्ट्स कि हर सिलेबस के पोर्शन को डिवाइड करके वेटेज प्री डिफाइंड है कि इससे ज़्यादा नहीं आएगा और इससे कम नहीं आएगा, तो वो भी आप लोगों के लिए एडवांटेज है। अब जो हम शुरुआत करेंगे, विल फर्स्ट स्टार्ट विद दिस 2 चैप्टर्स, ओके, इंश्योरेंस क्लेम्स एंड इन्वेस्टमेंट। फिर हम कंपनी अकाउंट्स के चैप्टर लेंगे, फिर ये, और फिर लास्ट में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं वो इन 2 चैप्टर्स के साथ ही हमारे क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। तो रिमेनिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही हमको बाद में लेने रहेंगे। नाउ बिफोर वी स्टार्ट विद द स्पेसिफिक चैप्टर्स, one another important thing I would like to discuss is the presentation of solutions. क्या आंसर सोल्यूशन जब हम करते हैं स्पेशली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में, तो क्या प्रेजेंटेशन एक ढंग का हो, एक नहीं हो, उसका भी कुछ फ़र्क पड़ता है क्या? ओके, तो आई विल टेक एन एग्जांपल फॉर इट। जैसे आप लोगों ने इश्यू ऑफ शेयर्स किया हुआ है, इश्यू ऑफ शेयर्स की पहली एंट्री क्या होती है भाई? हाँ जी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सपोज 10 लाख रुपए आए, नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन जो भी शेयर्स हैं मान लो, ठीक है। हाँ, दूसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी transferred to share capital। ओके, चलिए जी, अब मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ। Yes.
व्हाट इज द डिफरेंस? कई बार आता है ना मैगजीन में, ये दो पोर्ट्रेट्स फोटोज दी हुई है, इनमें फ़र्क निकालो। क्या फ़र्क है? है जी, क्या हुआ? कौन सा भाई? नीट एंड क्लीन तो इधर है। मैं इन दो में फ़र्क पूछ रहा हूँ भाई। राइट वाला बेटर है क्यों? इसमें क्या ख़राब है? पेन सेम ही है, हैंड राइटिंग भी मोर और लेस सेम है। इसमें ए कैपिटल है, उसमें स्मॉल है जी। इसमें स्मॉल है, उधर कैपिटल है। इधर अकाउंट लिखा हुआ, उधर नहीं लिखा हुआ है। अमाउंट का सेम ही है ना। देखो भाई, ये जर्नल है, ये जनरल है। आपसे कोई पूछे इसमें डेबिट क्रेडिट का, आपने कहा ये लो अभी खींच देता हूँ, ये रहा साहब, ये क्रेडिट है, ये हमारा डेबिट है। हाँ, इधर आप कहेंगे ये रहा। नाउ डज इट हैज़ एनी इम्पैक्ट ऑन मार्क्स? क्यों? इंस्टीट्यूट की तरफ से कोई स्पेसिफाइड मार्क्स नहीं है, ठीक है, चाहे आप ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ। बट कॉपी चेक अभी तक तो ह्यूमन बीइंग्स ही कर रहे हैं, ओके। और जब इंसान कॉपी चेक करता है तो एक तो ये ऐसी कॉपी आए, एक ये आए। हाँ जी, अपने आप को एग्जामिनर समझो, अब स्टूडेंट नहीं, ठीक है। पुट योर सेल्फ इन द सीट ऑफ एग्जामिनर, ठीक है। एक कॉपी ऐसी आई और एक ऐसी आई, तो थोड़ा बहुत तो खुन्नस आ सकता है। हाँ जी। तो अब जब आपको थोड़ी सी खुन्नस आएगी, इरिटेशन होगा, तो व्हाट विल हैपन? आप कहेंगे काम करो, इसको एक नंबर देने तो चाहिए थे, नहीं देता हूँ, ठीक है। तो अगर उसने एक दो नंबर भी आपके काट लिए जस्ट बिकॉज प्रेजेंटेशन वाज नॉट गुड, ठीक है, तो कई लोगों के मैंने 199 देखे हैं, 198 देखे हैं। नहीं, इट्स अ फैक्ट, मैनी पीपल। अगर आज तक के, अगर 24 साल की बात करूं, कम से कम 500 से 1000 केस देखे होंगे जहां 199, 198, 197। एंड आई टेल यू, एक एक पेपर में प्रेजेंटेशन के 2 से 3 नंबर तक, 5 नंबर तक चले जाते हैं। लो, आदमी जब परेशान हो जाता है ना कि यार क्या लिखा है, ये इतना टाइम। अच्छा, इंस्टीट्यूट क्या करती है, एक कॉपी चेक करने में चाहे आधा घंटा लगे चाहे 15 मिनट लगे, पैसे उतने ही मिलते हैं। अच्छा, ऐसी कॉपी को चेक करने में टाइम भी ज़्यादा लगता है, क्योंकि देखिए, एक एग्जामिनर को इंस्टीट्यूट 300 कॉपियाँ देती है। तो अगर आपको 300 कॉपी चेक करने के लिए दी जाए, आपने पहली कॉपी चेक करी, दूसरी करी, तीसरी करी, सेम सब्जेक्ट की, सेम सोल्यूशन आएगा, क्या लगता है आपको ये सोल्यूशन कितनी कॉपियाँ चेक करने के बाद याद हो जाएगा? है जी, 5-7 कॉपी चेक करने के बाद तो सोल्यूशन याद ही हो जाएगा कि ये 10 लाख आना चाहिए, फिर ये आना चाहिए, फिर ये आना चाहिए। भाई स्पीड ऐसे ही तो बनती है ना, ये नहीं कि एक एक बार हर बार वो पूरा पूरा पढ़ेगा, नो। अब अगर आपका प्रेजेंटेशन ढंग का है तो एग्जामिनर क्या करेगा? अच्छा 10 लाख 10 लाख, ये ओके, मार्क्स देता गया। और जब ये है तो उसको ढूंढना पड़ता है 10 लाख कहाँ है, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखिए, एग्जामिनर जितना ज़्यादा आपकी कॉपी में टाइम स्पेंड करेगा, हाँ, उसमें कुछ हीरे नहीं निकलने वाले हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ उसको मिलेगा ही मिलेगा कि आ जाए बेटा अब, ठीक है। पता चला गलती से यहाँ पे आपने कैपिटल के बजाय अलॉटमेंट लिख दिया था, हो जाता है गलतबाजी में कि अरे यार अकाउंट का नाम गलत लिख दिया, ठीक है, इधर भी अलॉटमेंट लिखा हुआ था। ब्राइट चांसेस दिस विल गो अननोटिस्ड, बट श्योर चांसेस इट विल गेट नोटिस्ड। कि एक एक लाइन पढ़ रहा है बेचारा, डेबिट क्रेडिट ढूंढ रहा है, ये कर रहा है, तो अननेसेसरी, ठीक है, पता चला अपने नंबर और कट गए।
हाँ, कुछ लोगों के ये भी गलतफहमी हो सकती है, सर इसमें तो टाइम ज़्यादा लगेगा। और टाइम ज़्यादा लगेगा कैसे भाई, अक्षर उतने ही लिखे। ये तो है नहीं इसमें अमाउंट 1-1 लाख कर दिया मैंने 10 लाख की जगह। ठीक है, आप देख लीजिए सेम टू सेम लिखा है, टाइम कहाँ से ज़्यादा लगने वाला है। सिर्फ वो मन का वहम होता है कि नहीं टाइम ज़्यादा लगेगा। सो हैव अ प्रॉपर प्रेजेंटेशन राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे, इन द क्लास, एट होम। ये नहीं एग्ज़ाम में ध्यान रखेंगे, अरे 6 महीने यहाँ ध्यान नहीं रखोगे ना एग्ज़ाम में याद रह जाएगा। वहाँ तो जो याद होता है वो भी आधी बार भूल जाते हैं। ओके, सो अनलेस एंड अनटिल यू हैव अ हैबिट ऑफ डूइंग अ प्रॉपर प्रेजेंटेशन ऑन अ डेली बेसिस, इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। हाँ, मैं आपको स्पेसिफिकली कह रहा हूँ, इवन क्लास में भी आपको यही प्रेजेंटेशन फॉलो करना है। ये नहीं सर हम घर पे अच्छे से करेंगे, एग्ज़ाम का पेपर जैसे आपके घर पे आएंगे लेने के लिए, कि आप आराम से बैठो सोफे पे, जूस लो, ठीक है, अब पेपर लिखो, वो भी वहाँ जाके ही देना है, तो वहाँ पे प्रेशर में ही देना है। तो स्पीड मेंटेन करते हुए प्रेजेंटेशन मेंटेन करना, और कुछ बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स सिंपल। आपका प्रेजेंटेशन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में चाहे कहीं पे भी जहाँ पे भी समझिए, दिस इज़ इंग्लिश एंड दिस इज़ आई विल से मैथ्स या नंबर्स, दिस इज़, ठीक है। तो आपको करना क्या है, अंग्रेजी और गणित को अलग अलग कर दो, फिगर्स एंड वर्ड्स अपार्ट, बस दिस इज द लक्ष्मण रेखा। यहाँ पे तो क्या हो रहा है, वो नरेशन आए जा रहा है। कई बार तो आपने कहा कॉपी खत्म हो गई, बेंच पे एक आध लास्ट में कॉमा आ जाता है। अरे भाई काहे के लिए, अगली लाइन है ना, आप 1 लाइन यूज़ करिए, 2 लाइन यूज़ करिए, 3 लाइन यूज़ करिए, कहाँ प्रॉब्लम है। ओके, जस्ट अपने मन में होता है कि नहीं टाइम ज़्यादा लगेगा, टाइम उतना ही लगता है। ओके, और जितना प्रॉपर प्रेजेंटेशन रखोगे, आई टेल यू, ठीक है, मिनिमम 2 से लेके 5 मार्क्स तक का वेरिएशन आता है एक सब्जेक्ट में। ओके, मैं 5 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। रीज़न इज़ ह्यूमन बिहेवियर, वो कहीं ना कहीं तो फिर लास्ट में जाते जाते परेशान होता ही है। और जितना आपकी कॉपी में ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा, मैंने आपको कहा कुछ ना कुछ गलतियाँ मिलेगी, और गलतियाँ मिलेगी तो वाट अपनी लगनी है। ठीक है, वो भी एग्जामिनर भी कहेगा बहुत परेशान किया, एक बार इसकी कॉपी और चेक करूँगा। कब? अगली बार 6 महीने बाद। ओके, कि भाई 300 में पोसाया नहीं, समझिए आप, होता ही है ना कि भाई डबल फीस चार्ज करनी पड़ेगी, तो अवॉइड इट। दूसरा एक खास बात कई लोगों का होता है, सपोज़ आपका ये अमाउंट कैलकुलेट हुआ 8,40,352 लिख दिया आपने, फिर कई बार पता चलता अरे यार ये तो गलत लिख दिया। आपने कहा 8,40,352 नहीं था, इट वॉज 6,34,000, ठीक है, 584। करते हो ऐसा कुछ लोग? हाँ, फिर आप ऐसा कर करा के फिर लगता है यार नहीं ये तो मामला नहीं जम रहा है। हाँ, फिर आप लिखते हो 634 584। ठीक है, एक दूसरी टेक्निक भी है इसकी। मान लीजिए आपने लिखा हुआ था जो भी था 434 840 जो भी लिखा हुआ था, काट दिया, ऊपर लिख दिया 634 584। बताओ भाई टाइम किस में कम लगा? इसमें टाइम कम लगा। अरे सबसे पहले ड्राइंग का पेपर तो है नहीं कि आप अपना कुछ अच्छा छुपाते, तो ऐसा काटते हो जैसे नीचे कोई एग्जामिनर को गाली लिखी हो कि वो पढ़ नहीं ले कहीं। अच्छा, अल्टीमेटली यू आर ट्राइंग टू हाइड योर मिस्टेक बट इट इज़ गेटिंग हाईलाइटेड। कई बार तो कार्बन प्रिंट बन जाता है, मतलब पिछले पेज से ही देखना शुरू हो जाता है, अगले पेज पे कुछ आ रहा है। ओके, तो हमारे पास एग्ज़ाम में और बहुत सारे काम हैं। ठीक है, सीधा काटा ऊपर लिख दिया। आपने कहा हम तो वाइटनर यूज़ कर लेते हैं, अलाउड नहीं है। और एक चीज़ और, यहाँ पे भी आपकी कॉपी में कभी भी गलती हो जाए, बस ये करके काट के ऊपर लिखो। रिवीजन में भी ध्यान तो रहेगा गलती की क्या थी, नहीं तो खुद को ही पता नहीं चलेगा क्या मैंने नीचे क्या लिखा था इसके। ठीक है, सो वॉट एवर मिस्टेक्स यू हैव डन इट शुड बी नोन टू यू। तो अपने पास दूसरे काम बहुत है, सीधा काटा लिखा, काम खत्म हुआ, नथिंग मोर एफर्ट इज़ रिक्वायर्ड। सो पे अटेंशन टू प्रेजेंटेशन, वेदर इट इज़
लेजर अकाउंट बनाना है, चाहे जर्नल बनाना है, इवन चाहे वर्किंग नोट ही बनाना है। अकाउंट्स के वर्किंग नोट भी क्या होते हैं, कैलकुलेशन ही होती है। तो आपको सिंपल सा रूल क्या फॉलो करना है, ये आपका रजिस्टर यहाँ से शुरू हुआ यहाँ ख़त्म हुआ, सारी कैलकुलेशन अमाउंट वाली इधर रहेगी, पर्टिकुलर्स वाला इधर रहेगा, जो भी नोट लिखना है लिखते जाइए, पर कैलकुलेशन यहीं पे दिखनी चाहिए। तो एग्जामिनर को प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में इस रामायण से कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। ये सब सही है तो मान के चलता है पीछे ये सब तो सही लिखा ही होगा। ओके भाई, अमाउंट अगर सही आ रहे हैं वो तभी आएंगे जब उसको एंट्रीज ढंग से आती हो, कैलकुलेशन ढंग से आती हो। अब लेजर में कुछ एक आध गलत भी कर दिया, इट विल गेट अननोटिस्ड इफ़ द प्रेजेंटेशन इज़ प्रॉपर। और पूरा शुरू से एंड तक प्रेजेंटेशन अच्छा है ना, तो एग्जामिनर कभी कहता है ठीक है यार ओवर साइड से हो गया होगा, इसके नंबर नहीं काटूँ। वो मन में थोड़ी अच्छी फीलिंग भी आ जाती है ना। तो हाँ, कभी कभी देखो किस्मत किसकी ख़राब होती है कि पहली कॉपी आई ऐसी, दूसरी वाली आई है ऐसी, ठीक है, तो उसमें भी वो ढूंढ ढूंढ के पहले एक दो नंबर तक तो मतलब वो एक दो क्वेश्चन तक तो एकदम रिजिडली चलता है, पर लास्ट में जाते जाते वो थोड़ा सा कूल डाउन हो जाता है, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी वर्क्स। आप खुद ही अपने आप को एग्जामिनर बन के देख लेना, और मैं आपको बनाऊंगा, ठीक है, टेस्ट जब लूँगा, ठीक है, इधर वाली कॉपियाँ इधर, इधर वाली इधर, कि हाँ आप काटो नंबर, ठीक है। सो दैट हैपन्स, pay proper attention to presentation, it adds to your marks. How it adds marks, इंस्टीट्यूट ने कोई अलग से नंबर नहीं दिया है अच्छी हैंड राइटिंग वाले के 2 नंबर ज़्यादा देना, पर एग्जामिनर जहाँ नंबर देने चाहिए थे उसने अगर एक आध जगह भी नंबर नहीं दिया तो आपका तो 1 नंबर 2 नंबर गया, एंड इट इज़ वैल्यूएबल। और हर सब्जेक्ट के एक एक 2 नंबर का काउंट आप देख लीजिए कहाँ तक पहुँच जाता है। सो बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट प्रेजेंटेशन, और बाकी मैंने आपको कह ही दिया, तैयारी पूरी रखनी पड़ेगी। और टारगेट आपको बता दिया है 70 से कम तो नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है, मिनिमम इज़ 80। और टारगेट 100 का रखो, 80 अपने आप आएंगे। ओके 80 का रखोगे तो 60-65 आएंगे, सिंपल रूल है। तो इसलिए अपने टारगेट भी 80 लाने हैं तो 100 का रखना पड़ेगा, मतलब सोचना कितना है 100, और एटलीस्ट 90 इज़ व्हाट नीड्स टू बी थॉट ऑफ। अच्छा, कई लोगों के होता है सर अम्मा को तो ये अकाउंट्स सुन के बुखार आ जाता है, ऐसा है क्या भाई, जिसको अकाउंट्स में बहुत डर लगता है कि ये पता नहीं क्या है? नो वन? क्या बात है, या सबको ही है? अच्छा, या बताना नहीं चाहते? तो देखो भाई, मैंने अभी कहा था ना, कुछ के लिए प्रैक्टिकल अच्छा है, कुछ के लिए थ्योरी अच्छा है, ठीक है, कुछ को लगता है अकाउंट्स ख़राब है, किसी को लगता है लॉ ख़राब है। तो सुन लो भाई, ख़राब तो कोई नहीं होता, कि अगर वो कोई चीज़ ख़राब ही होनी होती तो सबको ही ख़राब लगती। फिर आपको ख़राब लग रही है, दूसरे को अच्छा लग रहा है, मतलब तकलीफ़ अपने अंदर है, सब्जेक्ट में नहीं है। और फिर भी आपको चाहे अच्छा लगे चाहे न लगे, इंस्टीट्यूट तो हटाने वाली नहीं है। आपके लिए अलग सब्जेक्ट तो लाएगी नहीं, नहीं नहीं अच्छा आपको ये पसंद नहीं है तो चलो ये ले लो, ठीक है। घर पे तो मम्मी फिर भी कह देती है अच्छा ये सब्ज़ी पसंद नहीं है तो चलो ये बना देते हैं। ओके, यहाँ तो ये सब्जेक्ट है तो यही रहेगा, पेपर आना है वही रहेगा। तो जब वो अपना पेपर अलग होने वाला नहीं है, ठीक है, अपना बस चलने वाला नहीं है, एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा। और जब एक्सेप्ट करना ही है तो प्रेम से ही करो। एक पुराना गाना है ना, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही, ठीक है। तो आप भी हर सब्जेक्ट से प्यार करना सीखो, और थोड़े दिन में अपने आप हो जाएगा जी। जब थोड़े दिन तक पुचकारते रहते हो नहीं नहीं तू बहुत अच्छा है, तू बहुत अच्छा है, तो थोड़े दिन बाद अच्छा लगने लग जाता है। ओके, सो दैट इज़ द वे यू नीड टू टैकल अ सब्जेक्ट, ठीक है, कि नहीं नहीं तो अच्छा है, कहीं ना कहीं जाके तो एटलीस्ट पास तो करवा देगा। तो क्योंकि सब्जेक्ट ना पसंद करने का कोई ऑप्शन हमारे पास में बचा ही नहीं है, क्योंकि उसको एग्ज़ाम में तो झेलना ही झेलना है। एंड आई टेल यू वन मोर थिंग, सीए फाउंडेशन के कंपैरिजन में सीए इंटर में मेहनत, सब्जेक्ट डबल है, 4 की जगह 8, ऐसे डबल हो गया। कंटेंट वाइज भी कुछ नया है तो एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने ही डालने हैं। और सीए फाइनल की अगर मैं बात करूं, सीए इंटर से 5 टाइम्स, सीए इंटर कुछ भी नहीं है, मेहनत तो सीए फाइनल में जाके लगेगी। आपको लगेगा कि ये क्या हो रहा है, ठीक है, हमने ऐसी चीज़ें सोची ही नहीं जो पढ़ रहे हैं। ओके, तो बिकॉज दुनिया कहीं की कहीं पहुंच चुकी है, और यहाँ पे तो आप कहीं यहाँ काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स चैप्टर नाम जाने पहचाने लग रहे हैं, वहाँ तो आप कहेंगे कि फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, आप कहेंगे ये क्या होता है, डेरिवेटिव्स, फॉरेक्स, आप कहेंगे ये क्या होता है, बिकॉज
आप सीए बनने जा रहे हो वहाँ पे, दैट इज़ द लास्ट टेस्ट। तो ऑब्वियसली यू नीड टू बी कॉरपोरेट रेडी, कि कहीं भी आप कंपनी में जाओगे तो वहाँ पे दुनिया में होता क्या क्या है वो सब तो पता होना चाहिए। तो इसलिए अपनी नॉलेज का होराइज़न भी एक्सपांड करते चलिए। मतलब ये नहीं एक बार हम तो सिर्फ सीए इंटर पे ही लगे हुए हैं, वो तो आप कर ही रहे हो, साथ में टाइम निकालिए, enhance your knowledge, okay, by reading some good things, ठीक है, by having a knowledge of what is happening in the market, what are the new technologies which are coming, and especially अगर अपनी बात करूं तो जो मैंने आपको एक वर्ड यूज़ किया था अभी थोड़ी देर पहले, एनुअल रिपोर्ट, कंपनीज की जो रिपोर्ट आती है ना, वो रिपोर्ट पढ़िए, कि वो रिपोर्ट ही आपको आगे जा कर के बनानी है, पूरी शुरू से एंड तक समझ लीजिए, ठीक है। उसमें कई सारे कंटेंट तो आप कहेंगे ये भी हमारा काम है क्या, यस। रिपोर्टिंग सिर्फ फिनेंशियल रिपोर्टिंग ही नहीं होती, आजकल एनवायरनमेंट रिपोर्टिंग होती है। कार्बन क्रेडिट नाम सुना होगा आप लोगों ने, ओके कि काफ़ी कंपनीज कोशिश कर रही है कि हम ज़ीरो कार्बन पे आ जाएं, ठीक है, कार्बन एमिशंस मिनिमम हो जाए। कार्बन ट्रेडिंग होती है, ओके, यू कैन बाय कार्बन क्रेडिट्स, यू कैन सेल कार्बन क्रेडिट्स। सो दुनिया में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ, इट्स नॉट दैट कि हाँ आप कहेंगे सी इंटर में तो अभी काम नहीं आने वाली है ना, बट नॉलेज होना चाहिए और वो कहीं ना कहीं आपको हर जगह हेल्प करता है। चलो जी, सो आज तो अपना ये सब हुआ। कल फर्स्ट चैप्टर अपन शुरू करेंगे, दैट इज़ इंश्योरेंस क्लेम्स, ओके। सो वी हैव अ ब्रेक ऑफ